17 सितंबर वो दिन है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की तारीख में एक संग मील साबित होगा। इस दिन जो मुआहिदा तय पाया, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी एक स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहिदा। इस किस्म के मुआहिदों की दुनिया में बहुत कम मिसालें मिलती हैं। जो ऐसे म्यूचुअल डिफेंस मुआहिदे बैनुल अक़वामी सतह पर मौजूद हैं, उनमें 90% से ज़ायद ऐसे हैं जो अमेरिका के साथ किए गए हैं, यानी वो दरअसल अमेरिका के शेड तले आते हैं। अगर हम अमेरिका को इस फहरिस्त से निकाल दें तो खालिस जॉइंट सिक्योरिटी या म्यूचुअल डिफेंस के मुआहिदे बहुत चंद ही ममालिक तक महदूद रह जाते हैं, और वो भी आम तौर पर किसी बड़ी अस्करी छतरी या बुलाग के अंडर होते हैं। मिसाल के तौर पर जर्मनी और फ्रांस का बाहिमी मुआहिदा है कि अगर एक पर हमला हुआ तो दूसरे को भी इसी हमले के मुतरादिफ समझा जाएगा। मतलब एक मुल्क पर हमला हुआ तो दूसरे मुल्क पर हमला समझा जाएगा, मगर ये दोनों ममालिक नेटो अम्ब्रेला के अंडर आते हैं, यानी एक बड़े हिफाजती ढांचे के अंदर। यह है आपकी दुनिया और मैं हूं आपका होस्ट इमरान लगारी। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक ऐसा मुआहिदा तय पाया है जिसने खित्ते की सियासत और सिक्योरिटी मैप को बदलने का इशारा दिया है। सबसे पहले इस एग्रीमेंट का सबसे बुनियादी और वाज़ेह नुक्ता यह है कि अगर किसी बैरूनी ताकत या कुव्वत ने सऊदी अरब या पाकिस्तान में से किसी एक पर हमला किया तो उसको दोनों ममालिक पर हमला समझा जाएगा और दोनों ममालिक मिलकर मुश्तरका तौर पर यानी जॉइंटली इसका जवाब देने के पाबंद होंगे। यानी ये एक बाइंडिंग कानूनी और अस्करी जिम्मेदारी वाला मुआहिदा है, तकरीबन नेटो के आर्टिकल 5 जैसा, जिसमें एक पर हमला सब पर हमला तस्वर किया जाता है और दिफा का रद्द अमल मुश्तरका तौर पर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये अमली तौर पर क्या मायने रखता है, प्रैक्टिकल सतह पर इसका नफाज कैसे लागू होगा। इसकी तफसीलात अभी सामने आना बाकी हैं और आइंदा ये मुआहिदा जो तरीकाकार बनाएगा वो सामने आएगा। हकीकत यह है कि एक मुल्क किसी हद तक एक फौजी ताकत हो सकता है, मगर दूसरा मुल्क मुकम्मल तौर पर वो फौजी ताकत भी नहीं है। सऊदी अरब मिसाल के तौर पर एक ज़बरदस्त इक़्तिसादी कुव्वत है, मगर मुकम्मल तौर पर एक स्टैंडर्ड मिलिट्री सुपर पावर नहीं, जितनी के बाज़-औक़ात हम समझते हैं। इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि दोनों मिलकर किस तरह काम करेंगे। मुआहिदे का दूसरा अहम पहलू ये है कि दोनों ममालिक इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे और दिफाई सनत में मिलकर हथियारों, सिस्टम्स और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजीज़ बनाने में ताउन करेंगे। ये नुक्ता मेरे ख्याल में दो तरफा फ़ायदे का बायस होगा, मगर ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए ये बहुत अहम है, क्योंकि इसकी वजह से तारीखी और जोग्राफियाई दोनों नोयत की अहमियत है। 1971 के बाद जब कभी भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की कोशिश की, बाज़-औक़ात इसराइली मदद या ताउन ने भारत के पल्ले कुछ इजाफी वज़न डाल दिया। अब जब पाकिस्तान सऊदी खित्ते में सऊदी हदूद के करीब मौजूद हो रहा है तो वहाँ बैठकर इसराइली हरकत पर नज़र रखना पाकिस्तान के लिए निस्बतन आसान हो जाएगा। ख़ास तौर पर इसराइल की जनूबी अस्करी तनसीबात जो नेचुरो डेजर्ट के इलाके में हैं और जो समंदर के रास्ते से सऊदी बॉर्डर के सिर्फ 30-40 किलोमीटर के करीब वाक़ है। अगर हम उर्दन के ऊपर से ये फासला देखें तो तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर की हदूद में आता है। इस तनाजुर में सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी अफवाज या रियासती सरगर्मियाँ पाकिस्तान के लिए एक इजाफी हिफाजती फिल्टर फराहम कर सकती हैं। दोस्तों, ये बात और भी अहम है कि तारीखी तौर पर खदशात रहे हैं कि भारत और इसराइल मुश्तरका तौर पर कभी पाकिस्तानी एटमी हसास तनसीबात पर गौर कर सकते हैं। यूँ वो बैक वक्त किसी खुफिया ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम को खुदा न खास्ता नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कभी ऐसे हालात बने तो पाकिस्तान के पास बराह रास्त जवाबी ऑप्शंस महदूद होंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे लॉन्ग रेंज इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं हैं जो बराह रास्त इसराइल तक जा पहुँचे। यहाँ सऊदी अरब के पास म्यूचुअल डिफेंस आने की सूरत में पाकिस्तान को जोग्राफियाई लिहाज से वो सहूलत मिल सकती है जहाँ से जवाबी कार्रवाई करना निस्बतन मुमकिन हो जाएगा। यानी सऊदी इलाके से पाकिस्तानी मिसाइलों या मुश्तरका ऑपरेशन के ज़रिए जवाब देना ज़्यादा आसान होगा। ज़ाहिर है ये हम नहीं चाहते कि कभी ऐसी सूरत हाल पैदा हो, मगर इस मुआहिदे की वजह से पाकिस्तान के पास दिफाई ऑप्शंस में काफ़ी हद तक इजाफा होगा। मज़ीद ये कि मुआहिदे में दिफाई सनत के शोबे में ताउन की बात है, यानी पाकिस्तान और चीन की बनाई हुई जदीद मशीन्स यानी जंगी जहाज़, ड्रोन,
सर्विलेंस सिस्टम और तुर्की के साथ इश्तराक में जो चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं, उनमें सऊदी सरमायाकारी आ जाने से ये मुमकिन होगा कि तेज़ी से हथियार तैयार किए जा सकें, टेक्नोलॉजी अपग्रेड की जा सके और ख़रीदारी के ऑप्शंस को बेहतर किया जा सके। चूँकि पाकिस्तान ज़्यादातर हथियार चीन से हासिल करता है और जदीद जंग में साइबर सिक्योरिटी और स्पेस सिक्योरिटी भी शामिल हो चुकी है, तो ये मुआहिदा एक फुल स्पेक्ट्रम डील की नोयत रखता है, जिसमें डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ और फाइनेंस सब मिलकर मुआहिदा कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, तीसरा अमली नुक्ता यह है कि दोनों ममालिक मिलकर लॉजिस्टिक, मिलिट्री मूवमेंट्स और सप्लाईज के हवाले से एक दूसरे की सहूलियात को इस्तेमाल करेंगे। फौजी अड्डे, फील्ड सपोर्ट, एयर बेसिस वगैरह ज़रूरत के वक्त इज्तिमाई तौर पर इस्तेमाल किए जा सकेंगे। यानी न सिर्फ तैयारे और मिसाइल बल्कि एक दूसरे की फौजी फैसिलिटीज़, अड्डे, फाइटर जेट्स और एरोफील्ड्स भी एक मुश्तरका ऑपरेशनल नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, कोई भी म्यूचुअल डिफेंस मुआहिदा अमली तौर पर बेमानी होता है अगर फरीकैन एक दूसरे की सहूलियात तक रसाई न रखें। दिफा का तकाजा यह है कि एक दूसरे की बेसिस, लॉजिस्टिक, कमांड एंड कंट्रोल तक रसाई मुमकिन हो। लिहाजा तवक्को की जा सकती है कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में फास्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, मुश्तरका तरबियतें और कुछ खुफिया या नीम अवामी मुआहिदे भी सामने आएंगे। मुमकिन है कि इनमें से कुछ पूरी तफसील के साथ अवामी ना हो, मगर इतना ज़रूर आम होगा कि एक असूली फ्रेमवर्क मौजूद हो। और मेरे ख्याल में ये चीज़ शफाफ होनी चाहिए ताकि पाकिस्तानी अवाम को इल्म रहे कि क्या वादे किए गए हैं। चौथा और शायद सबसे हसास सवाल ये है कि क्या सऊदी अरब अपनी ऑयल वेल्थ के ज़रिए पाकिस्तान की मदद करेगा, और क्या पाकिस्तान इसकी जोहरी छतरी या एटमी सिक्योरिटी में किस तरह का किरदार अदा करेगा। मुआहिदे में वाज़ेह तौर पर कोई ऐसे तहरीरी नुकात दर्ज नहीं किए गए, मगर हम ये जानते हैं कि ये मुआहिदा इसी बिना पर मुमकिन हुआ कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो शायद ये मुआहिदा कभी होता ही ना। रोटर्स ने जब सऊदी हुकाम से इस पहलू पर सवाल किया तो वो सिर्फ इतना ही कह सके कि ये एक जामे मुआहिदा है जो फौजी अमूर के तमाम पहलुओं को कवर करता है। यानी एक अंदरूनी समझ बूझ मौजूद है, मगर इसको खुलकर जाहिर न करने की वजह भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, एटमी हथियारों या न्यूक्लियर असासों की मुंतकिली, कंट्रोल और कमांड पेचीदा और हसास मामलात हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बक्से में बंद करके किसी मुल्क को सौंप दी जाए और जब ज़रूरत हो तो खोल कर इस्तेमाल कर लिया जाए। सिक्योरिटी कोड्स, प्रोटोकॉल्स, स्टोरेज, लॉन्चिंग लिंक्स, ये सब मिलकर एक पेचीदा निज़ाम बनाते हैं और किसी भी दो मुल्क के दरमियान इतना बड़ा एतमाद बनाना अमली तौर पर इंतहाई मुश्किल है। इसलिए अगरचे एक नज़रियाती फ्रेमवर्क हो सकता है कि किसी इंतहाई ख़तरे की सूरत में पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर किसी चीज़ पर गौर करें, मगर इसका अमली नफाज तहरीरी शक्ल या किसी वाज़ेह मैकेनिज़्म के साथ अवामी सतह पर लाना बहुत नाजुक मामला है। इस तरह इस मुआहिदे के बाद एक और बहुत आम सवाल जो पाकिस्तान में उठ रहा है वो ये है कि सऊदी फ़िज़ाई जहाज़ जिन्हें पाकिस्तानी पायलट्स तरबियत देते हैं और उड़ाते रहे हैं, क्या वो जंग की सूरत में मिसाइलों से लैस करके किसी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं? क्या पाकिस्तानी पायलट्स को कानूनी हक होगा कि वो इन जहाज़ों को लड़ाई में इस्तेमाल करें? इसका जवाब तकनीकी, कानूनी और सियासी सतह पर बहुत पेचीदा है। जदीद फाइटर जेट्स सिर्फ स्टील और इंजन का मजमुआ नहीं होते, इनमें हसास सॉफ्टवेयर कोड्स, एवियोनिक्स, वेपन इंटीग्रेशन, नेटवर्क लिंक्स और कंट्रोल सिस्टम शामिल होते हैं। अक्सर सूरतों में जिन ममालिक ने ये सिस्टम्स बनाए होते हैं उनके पास कंट्रोल के अख्तियारात, बिग फीचर्स या बराह रास्त रसाई होती है, यहाँ तक कि दाखिली कम्युनिकेशन सिस्टम तक भी रसाई होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि F-16 जो हमने अमेरिका से लिए हैं या अमेरिका ने वो फाइटर जेट जो सऊदी अरब को दिए हुए हैं, उनका मुकम्मल कंट्रोल उनके पास है। तो इस पस मंज़र में सऊदी जहाज़ों की मुकम्मल आज़ादी के साथ इस्तेमाल के लिए सऊदी और जहाज़ बनाने वाले ममालिक के दरमियान नई कानूनी मंजूरियों और मुआहिदात की ज़रूरत होगी, और ये मंजूरी मिलना अक्सर बहुत मुश्किल या तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, ख़ुसूसन जब वो खुद अमेरिका या किसी दूसरे मगरबी अलहाक का फरीक हो। यानी वही जहाज़ जब आप अमेरिका या इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने वाले हों तो उसकी इजाज़त आपको नहीं मिलेगी। एक और पेचीदा सवाल पैदा होता है, अगर पाक भारत कशीदगी बढ़ती है या कोई जंग होती है तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, ख़ास तौर पर जब सऊदी अरब और भारत के दरमियान मजबूत इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात। सऊदी हुकाम ने ये वाज़ेह किया है कि वो भारत से अच्छे ताल्लुकात बनाए रखना चाहेंगे और
पाक सऊद मुआहदा भारत के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ने का मकसद नहीं रखता। मुआहदे के मतन में एक लाइन ऐसी भी है जिसमें कहा गया है कि दोनों मुमालिक यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफा के मुख्तलिफ पहलुओं पर ताउन करने के तरीके वज़े करेंगे। यानी ये वाज़ेह है कि असूली सतह पर तय हो गया है कि एक पर हमला दोनों पर हमला तस्वर किया जाएगा, मगर अमली सतह पर इसका रद्द अमल किस तरह होगा वो या तो खुफिया मैकेनिज्म के तहत तय पाएगा या फिर बाद में अवामी तौर पर ऐलान किया जाएगा। अगर फर्ज करें कि पाक भारत कोई जंग होती है तो सऊदी अरब अपने असर रसूख के जरिए पाकिस्तान की हिमायत कई तरीकों से कर सकता है। मसलन अनलिमिटेड ऑयल सप्लाई पाकिस्तान को फराहम करना, भारत पर मुआशी पाबंदियां आयद करने के लिए दबाव डालना या पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में सरमायाकारी करके तवील मुद्दती ताउन की सूरत बनाना। ताहम ये सब कुछ सऊदी अरब और भारत दोनों की ख्वाहिशात और मफादात के तजाद के बायस आसान नहीं होगा। सऊदी अरब शायद दोनों जानिब का बैलेंस बरकरार रखना चाहेगा और इसीलिए ऐन मुमकिन है कि वो पहले सफारती हल तलाश करने की कोशिश करे ताकि बराह रास्त ताल्लुकात खराब ना हो। दोस्तों, पांचवा नुक्ता यह है कि ये मुआहदा समुद्रों के पहलुओं को भी नज़रअंदाज नहीं करता। पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान मुतादिद समुद्री रास्ते और समुद्री हदूद मौजूद हैं, जैसे बहिरा अरब, खलीज फार्स, पर्शियन गल्फ, रेड सी के रास्ते और फिर इंडियन ओशन वगैरह। चूँकि सऊदी अरब की तेल की तरसील और आयल रूट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए समुद्री निगरानी नागुज़ीर है, इसलिए बहरी निगरानी, पायरेसी, यमनी या किसी भी साहिली खतरे के खिलाफ दोनों ममालिक मिलकर नया लेवल ऑफ मैरीन सिक्योरिटी तश्कील दे सकते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान नई सिक्योरिटी तश्कील दे सकते हैं। यहाँ नए तैयारे, नेवी शिपिंग, ज़ेरे आब निज़ाम और जदीद सर्विलेंस सिस्टम का दाखिला मुमकिन है, जो सऊदी अरब की फाइनेंसिंग के बायस मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, याद रखें ये मुआहदा अभी शुरू हुआ है, ये एक बयानिया और शुरुआत है, मगर इसके लिए कई सियासी और फनी ज़ाविये अभी ज़ेरे गौर हैं। सऊदी अरब को खलीजी खिते के दीगर मुल्कों के साथ भी इसकी तफसीलात पर बात करनी है, उनसे हिमायती मुआहदे भी बनवाने होंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम है, इसे तन्हा उठाना मुश्किल होगा। पाकिस्तान को भी अपने अंदरूनी कानूनी ढांचे, पार्लिमान और फौजी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स में मुमकिन तब्दीलियां लाना पड़ेंगी ताकि मुश्तरका ऑपरेशनल मैकेनिज्म को नाफिज किया जा सके। कता नज़र इसके कि कुछ मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स और सादा वर्जिशें जल्द शुरू हो सकती हैं, मगर मुमकिन नफाज और बड़े पैमाने पर इश्तराक के लिए वक्त और मुसलसल मुज़ाकरात की ज़रूरत होगी। एक और अहम हकीकत यह है कि पाक फौज के तकरीबन 10,000 के करीब सोल्जर इस वक्त सऊदी अरब में मुख्तलिफ मकासद के तहत मौजूद हैं, तरबियत, मुआवनत और बाज़ सूरतों में ऑपरेशनल ताउन के लिए। ये इंसानी और फौजी रिसोर्स एक मुआहदे के नफाज में एक फौरी बेस लाइन फराहम कर सकता है। दोस्तों, हम तारीख पर भी एक नज़र डालते हैं। 14 और 15 सितंबर को एक इजलास जो दोहा में हुआ था, जिसमें कई इस्लामी और अरब ममालिक मौजूद थे, उसमें सऊदी क्राउन प्रिंस ने खुलकर बात नहीं की, मगर महज 2 दिन बाद सऊदी फैसले ने खित्ते की ताकत के डायनामिक्स बदल दिए थे। इस तब्दीली का पस मंज़र भी देखें तो 1945 की याद ताज़ा होती है, जब सऊदी बानी हुक्मरान अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने अमेरिकन सदर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के साथ समंदर पर मुलाकात की थी। उस मुलाकात ने सऊदी अमेरिकन ताल्लुकात की बुनियाद रखी थी, मगर तारीख में भी बहुत कुछ बदल चुका है। 2019 के अप्रैल या सितंबर के करीबी वाक़ये जब यमनी बागियों ने सऊदी आयल तनसीबात पर हमला किया था, उसने ये सवाल उठाया कि अमेरिका की छतरी वाकई कितना गैर महफूज है। उस हमले ने सऊदी आयल पैदावार में अचानक बहुत बड़ी कमी कर दी थी और आलमी मंडी को भी बहुत बड़ा झटका लगा। मगर उस वाक़ये के बाद सऊदी फ़िक्र ने खुद को अमेरिकन तकिया गाह से हटाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया और मुतबादिल रास्ते तलाश किए, जिनमें चीन और पाकिस्तान नुमायां थे। तो दोस्तों, ये वो तमाम पहलू आखिरकार इसी मुआहदे के फैलाव की वजह बने। 2019 के बाद सफारती और सिक्योरिटी गुफ्तगू तेज़ी से हुई और जब मई में एक मुख्तसर पाकिस्तान और हिंदुस्तान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने इंडिया के कई लड़ाका तैयारे गिराने का दावा किया, उसने सऊदी एतमाद मज़ीद मजबूत किया और डायलाग को अमली कदम की तरफ धकेल दिया, जिसके नतीजे में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। अब सवाल यह है कि भारत को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। यकीनन भारत को अपनी सिक्योरिटी असेसमेंट में ये एक नया अंसर शामिल करना पड़ेगा। वो जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ हमले की मनसूबाबंदी करते थे, उन्हें अब सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ाती पर्त को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल दोनों ही सतहों पर
भारत को अपनी हिकमत अमली दोबारा तामीर करनी पड़ेगी। इसके बरक्स इसराइल और अमेरिका की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आना मुतवक्के है, शायद बयानात की शक्ल में या बाज़ सफारती नरमियों या सख्ती के जरिए। इसका मतलब यह है कि आलमी ताकतें इस नई तरकीब को नज़रअंदाज नहीं करेंगी, मगर मेरी पर्सनल रीडिंग ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो कदम उठाया है वो माकूल सोच के बाद उठाया है, और इससे वापस आना दोनों ममालिक के लिए आसान नहीं होगा। एक और अहम जाविया ये भी है कि अरब दुनिया की सिक्योरिटी बेंचमार्क में तब्दीली आ चुकी है। जहाँ पहले ईरान को अरब ममालिक के लिए खतरा समझा जाता था, अब एक दर्जे के बाद इसराइल और उसके ऑपरेशन को भी उन्होंने अपने लिए एक नई किताब में शामिल कर लिया है। ईरान जो अब सऊदी अरब और बाकी के अरब ममालिक के साथ मिल गया है, ये एक बड़े पैमाने पर सियासी और सिक्योरिटी नुक्ता नज़र में पैराडाइम शिफ्ट है। आखिर में पाकिस्तानियों के लिए ये बात अहम है कि ये मुआहिदा पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाया जाए और शफाफियत के साथ अवामी सतह पर बयान हो कि कौन से अमूर दिफा के ज़ुमरे में आएंगे और कौन से बैरूनी जारहियत या एग्रेशन के ज़ुमरे में आएंगे। अगर कभी सऊदी हुकूमत किसी जारिहाना कार्रवाई में मुलविस होती है जो सरहदी दिफा के ज़ुमरे में ना आए बल्कि जारहियत के ज़ुमरे में आए, तो क्या पाकिस्तान उसमें शरीक होगा? मेरी पर्सनल राय यह है कि ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारा मफाद सिर्फ दिफा तक महदूद होना चाहिए, ना कि किसी जारहियत या एडवेंचर में शिरकत करना। कोई भी लीडर किसी भी किस्म का एडवेंचर कर सकता है, और हमें बतौर कौम ये यकीनी बनाना होगा कि हमारे हथियार, फौज और वसाइल किसी कमज़ोर या गैर ज़रूरी तनाज़े में गलत हाथों में इस्तेमाल ना हो। दोस्तों, ये एग्रीमेंट एक अर्थ शेकिंग पैक्ट है। आने वाले बरसों में आप इसका हवाला बार बार सुनेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम सी पैक या दीगर बड़े मंसूबों का हवाला सुनते हैं। मगर याद रखें कि ये अभी सिर्फ शुरुआत है। तफसीली मैकेनिज्म, पार्लिमानी मंजूरी, कानूनी फ्रेमवर्क और अमली मशकें तय होना अभी बाकी हैं। आवाम को इस बारे में बाखबर रखना चाहिए ताकि ये पता हो कि हम किन वादों और जिम्मेदारियों के पाबंद बन रहे हैं, और उसके साथ साथ हुकूमत को भी ये ख्याल रखना होगा कि किसी भी फैसले में कौमी मफाद और दिफाई हदूद को अवालीन तरजीह दी जाए। अगली बार फिर मिलते हैं किसी और दिलचस्प मौजू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। कीप इन टच विद आपकी दुनिया।